नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और वो अमेरिका की कमान 20 जनवरी को अपने हाथों में लेंगे, जिस दिन उनका शपथ ग्रहण होना है। लिहाजा अभी अमेरिका मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के ही हाथों में है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे जहां वो आने वाले दिनों के अपने कार्यकाल की रूपरेखा न बता रहे हैं। कभी वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर देते हैं, कभी आर्कटिक इलाके में मौजूद ग्रीनलैंड पर सैनिक या आर्थिक ताकत से कब्जा करने की बात करते हैं, तो कभी पैनामा नहर को वापस अमेरिका के हाथों में लेने की बात करते हैं। You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनकी रणनीति क्या है? अपने पड़ोसी देश कनाडा को अमेरिका में मिलाने की ट्रंप का जो बयान है, उसको ज्यादा गंभीरता से न भी लें तो भी ग्रीनलैंड और पनामा की बात करना जरूरी हो जाता है। आखिर ग्रीनलैंड और पनामा में ऐसा है क्या कि ट्रंप इन्हें लेने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं कर रहे? तो सिलसिलेवार करते हैं बात। पहले चर्चा ग्रीनलैंड की। दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर ताकतवर देश अधिक से अधिक इलाके को अपने प्रभाव में लेना चाहता है। अमेरिका के सामने रूस का उभार कम नहीं था कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर शक्ति बन चुका है और ग्रीनलैंड सबकी निगाहों में है। ट्रंप उसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं और ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव के आसपास आर्कटिक सर्किल में बसा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो आकार में भारत के लगभग 2/3 क्षेत्रफल के बराबर है। 21.5 लाख वर्ग किलोमीटर से बड़े इलाके में फैले ग्रीनलैंड के नाम से लगता है कि वो हरा भरा होगा, लेकिन इसका 80% इलाका बर्फ से ढका है। हालांकि भूगोल में इसे उत्तरी अमेरिका का हिस्सा माना जाता है, लेकिन अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से इसकी दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। ऐसे में बर्फ से ढके इस इलाके में अमेरिका की दिलचस्पी क्यों है? ग्रीनलैंड वैसे एक स्वायत्तशासी इलाका है, लेकिन है डेनमार्क का हिस्सा, जिसकी अपनी सरकार है, अपनी संसद है। राजनीतिक सांस्कृतिक तौर पर यह यूरोप के काफी करीब रहा है। उनमें भी 9वीं सदी से नॉर्वे और डेनमार्क के खास करीब रहा। ग्रीनलैंड के बजट का 2/3 डेनमार्क से आता है और बाकी हिस्सा आर्कटिक इलाके में मछली के व्यापार से। इसके उत्तरी ध्रुव के सबसे करीबी इलाके में गर्मियों में दिन 2 महीने लंबे होते हैं, तो सर्दियों में रात भी 2 महीने लंबी होती है। यह इलाका जितना बड़ा है, उतना ही कुदरती संसाधनों के लिहाज से समृद्ध भी। तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी ऐसे खनिज जो दुनिया में बहुत कम मिलते हैं और बहुत जरूरी हैं, वो यहाँ की मिट्टी में छुपे हुए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2023 के एक सर्वे से पता चला कि ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले 34 में से 25 खनिजों को यूरोपियन कमीशन ने क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स माना था। इनमें बैटरियों, इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम जैसे खनिज शामिल हैं। हालांकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए ग्रीनलैंड ने अपनी जमीन से तेल और गैस निकालने पर पाबंदी लगाई हुई है। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यहां खनन भी आसान काम नहीं है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था मत्स्य पालन और डेनमार्क से मिलने वाले बजट पर टिकी है। 80% क्षेत्रफल में बर्फ से ढके ग्रीनलैंड में कई जगहों पर बर्फ की मोटाई 4 किलोमीटर तक है। हालांकि क्लाइमेट चेंज अब धीरे धीरे बर्फ के इस अनंत विस्तार को पिघलाता जा रहा है। इससे इस इलाके में नए समुद्री मार्गों की संभावना बढ़ गई है और इस वजह से भी दुनिया के ताकतवर देश इस इलाके में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। तो ग्रीनलैंड की भूसामरिक अहमियत इतनी है कि इसके आसपास का कोई देश इसे अपने से दूर नहीं होने देना चाहता, उस पर प्रभुत्व बनाने की कोशिश करता है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका से यूरोप तक पहुंचने के सबसे छोटे मार्ग पर पड़ता है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक अपने देश डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के मुकाबले अमेरिका के न्यूयॉर्क से ज्यादा करीब है। सामरिक लिहाज से अहम मानते हुए शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने डेनमार्क के साथ संधि के तहत ग्रीनलैंड में अपना राडार बेस बनाया था। ऐतिहासिक तौर पर डेनमार्क अमेरिका को यह रियायत देने को इसलिए राजी हुआ क्योंकि ग्रीनलैंड की सुरक्षा में वो खुद को पूरी तरह सक्षम नहीं पा रहा था और नाटो गठबंधन में शामिल होने के तहत उसे अमेरिका की सुरक्षा गारंटी मिल गई थी। अमेरिका अपने बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम के लिए भी इसे काफी अहम मानता है। कई जानकारों के मुताबिक चीन और रूस के विस्तारवादी रुख को देखते हुए अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना काबू खोना नहीं चाहता। ट्रंप के ताजा बयान इसी के तहत आए हैं। You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships
all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है वो डेनमार्क को रास नहीं आई। 2019 में राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले दौर में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया था, जिसे डेनमार्क ने बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। अब ट्रंप के फिर से वैसे बयान पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अमेरिका से करीबी सहयोग के इच्छुक हैं, लेकिन ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है जिसका सबको सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ ग्रीनलैंड ही ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला कर सकता है। यूरोपियन यूनियन ने भी ग्रीनलैंड की संप्रभुता के सम्मान की बात की है, कहा है कि वो डेनमार्क का हिस्सा है। उधर खुद ग्रीनलैंड की स्वायत्तशासी सरकार ने अपने अधिकार को दोहराते हुए कहा कि वो ट्रंप प्रशासन के साथ संपर्क स्थापित करने का इंतजार कर रहा है और अमेरिका के साथ करीबी सहयोग करता रहेगा। अब देखना है कि ट्रंप जब सत्ता में आते हैं तो ग्रीनलैंड को लेकर उनके अभी तक के जो बयान हैं वो जमीन पर कैसे नजर आते हैं। उधर रूस और चीन ग्रीनलैंड को ट्रंप के अगले कदम पर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के अगले कदम पर निगाहें गड़ाए हुए हैं। और अब आते हैं एक और मुद्दे पर, पनामा नहर का मुद्दा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पनामा नहर को लेकर भी बड़े आक्रामक दिख रहे हैं। उस पर कब्जा हासिल करने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे। लेकिन आखिर क्या है ऐसा इस पनामा नहर में कि डोनाल्ड ट्रंप उसे लेकर इतने तैश में हैं? इसकी वजह है उसके जरिए होने वाला दुनिया का कारोबार। आज दुनिया के समुद्री परिवहन का 5% अकेले जो है पनामा नहर से गुजरता है। सालाना 270 अरब डॉलर लागत का साजो सामान हर साल इस नहर से होकर जाता है और अमेरिका के कंटेनर ट्रैफिक का 40% अकेले इसी रूट से गुजरता है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए यह नहर सामरिक और कारोबारी लिहाज से काफी अहम है। यह नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले पनामा देश में है। पनामा के एक छोर पर अगर आप देखेंगे तो जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध कोलंबिया है। पनामा 1903 तक कोलंबिया का ही हिस्सा रहा। इसके दूसरी छोर पर प्राकृतिक तौर पर समृद्ध देश कोस्टा रिका है। भौगोलिक लिहाज से कहें तो पनामा एक इस्थमस है, यानी भू डमरू मध्य। इसके एक ओर उत्तरी प्रशांत महासागर है, दूसरी ओर कैरिबियाई सागर जो फिर उसके बाद अटलांटिक सागर से जुड़ता है, और तीसरी ओर पनामा की खाड़ी। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही खास है। यही वजह है कि कोलंबिया से पनामा की आज़ादी का समर्थन करने वाले अमेरिका ने 1903 में पनामा की आज़ादी के बाद जब उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए तो उसे अपने समर्थन का फायदा भी मिला। उसी साल पनामा ने अमेरिका को अपने आर पार 2 सागरों को जोड़ने वाली पनामा नहर को बनाने, चलाने और उसकी रक्षा करने का अधिकार दे दिया। अमेरिका ने 11 साल में 1914 तक इस नहर को बनाकर तैयार भी कर दिया। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर है। अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से बहुत खास है। यह आपको एक तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाएंगे। इसे बनाने के बाद जहाज़ों को अमेरिका या कनाडा जैसे देशों के पश्चिमी तट तक पहुंचने के लिए पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं हुई। पहले दक्षिण अमेरिका के दूर दक्षिण में स्थित केप हॉर्न से होकर के जहाज़ों को गुजरना पड़ता था, और अगर अमेरिका के ही न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को समुद्री मार्ग से जाना होता था तो पहले केप हॉर्न से होकर 20,900 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन पनामा नहर के बनने से यह दूरी सिर्फ 8,370 किलोमीटर रह गई, यानी बहुत छोटी हो गई। ये पनामा नहर की अहमियत है। लेकिन पनामा नहर बनने के बाद यहां से समुद्री कारोबार की स्थिति क्या हुई? बड़ी तेजी से समुद्री कारोबार यहां से होकर गुजरा। आपको अंदाजा होगा कि हजारों जहाज इस नहर के जरिए कैरिबियाई सागर से उत्तरी प्रशांत महासागर की ओर जाते हैं। जैसा हमने पहले ही बताया, दुनिया का 5% समुद्री परिवहन पनामा नहर के रास्ते ही होता है और अमेरिका के कंटेनर ट्रैफिक का 40% यहीं से गुजरता है। 2023 में इससे होकर 14,000 से ज्यादा जहाज गुजरे। दुनिया के 170 देशों के 2,000 से ज्यादा बंदरगाहों को ये जोड़ती है नहर। दरअसल दुनिया के 90% सामान की सप्लाई समुद्री रास्तों से होती है, इसलिए ऐसी नहरें अहम हो जाती हैं जो समुद्री रास्तों को छोटा कर दें। पनामा दुनिया की कुछ गिनी चुनी नहरों में से एक है। 1989 और 1999 में पनामा ने अमेरिका के साथ कुछ और संधियां की, जिनका परिणाम यह रहा कि 1999 से पनामा ने इस नहर पर पूरा अधिकार और नियंत्रण हासिल कर लिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी बात से नाराज दिख रहे हैं।
2 दिन पहले उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की आलोचना की, क्योंकि उनके ही दौर में अमेरिका ने पनामा नहर पर अपना अधिकार छोड़ दिया था। ट्रंप का मानना है कि 20वीं सदी की शुरुआत में मच्छरों से घिरे एक दलदली इलाके में अमेरिका ने इस नहर को बनाने में पैसा और मेहनत लगाई, इसलिए ये अमेरिका के हाथ में ही रहनी चाहिए। ट्रंप का यह भी मानना है कि बीते कुछ सालों में चीन ने सामरिक लिहाज से अहम इस नहर को एक तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब इस नहर को लेकर अमेरिका के साथ भेदभाव हो रहा है। इस नहर से गुजरने के लिए अमेरिका से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। But if you remember, and nobody wants to talk about the Panama Canal now because, it's inappropriate, I guess, but because it's a bad part of the Carter legacy. But he was a good man. Look, he was a good man. I knew him a little bit, and he was a very fine person, but that was a big mistake. ये पूरा का पूरा मसला पनामा का अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप के लिए काफी ज्यादा अहम हो गया है। दक्षिण अमेरिका के देशों में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर अमेरिका पहले से ही सतर्क है और सामरिक और कारोबारी लिहाज से उससे निपटने के लिए ही इस नहर को लेकर ट्रंप उस पर कब्जा करने तक के बयान दे रहे हैं। हालांकि सत्ता में आने के बाद वो क्या करेंगे ये देखना बाकी है। लेकिन पनामा नहर से दिक्कत अकेले चीन के प्रभुत्व के कारण हो रही हो, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज ने भी इस नहर को काफी प्रभावित किया है। बीते 2 साल में तो सूखे का पनामा नहर पर काफी असर पड़ा। 2022 के अंत से शुरू हुआ सूखा 2023 तक जारी रहा। इस नहर के पानी का स्रोत रही झीलें सूखने लगीं तो नहर में पानी कम हो गया। पनामा नहर से जहाज़ों का आना जाना काफ़ी प्रभावित हुआ। इस वजह से नहर में जो समुद्री परिवहन है वो काफ़ी कम हुआ। पनामा कैनाल अथॉरिटी ने इसे देखते हुए नहर से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या और उनके आकार पर पाबंदियां लगा दी। इस कारण नहर के दूसरे पार जाने वाले जहाज़ों की कतार लग गई। मालवाहक जहाज़ों की संख्या 40% तक कम हो गई। कई जहाज़ों को लंबे रास्तों से गुजरना पड़ा, जिससे लागत भी बढ़ी और ज़्यादा ईंधन जलने से प्रदूषण भी। ऊपर से पनामा नहर का भूगोल और निर्माण इस तरह का है कि इसे बनाना काफ़ी कठिन रहा। अनुमान है कि इस नहर को खोदने में इतनी मिट्टी और चट्टानें हटाई गईं कि उससे पूरे मैनहट्टन आइलैंड को 12 फीट भरा जा सकता था। इसके बावजूद नहर को बनाना आसान काम नहीं था। दरअसल पनामा नहर की अटलांटिक सागर वाला छोर जो है वो दूसरी ओर प्रशांत महासागर वाले छोर से काफ़ी नीचे है। इस वजह से पानी में ऊपर चढ़ाकर ही जहाज़ों को अटलांटिक सागर से प्रशांत महासागर की ओर पहुंचाया जा सकता था। यानी दोनों के दोनों सागर जो है वो उनमें अंतर है। इंजीनियरों ने इसका एक दिलचस्प उपाय निकाला, लॉक्स के तौर पर। 3 जगहों पर लॉक बनाने पड़े। इस नहर में जहाज़ों को उसके आर पार ले जाने के लिए उन्हें 3 जगह पर इसलिए ऊपर उठाना पड़ता है या नीचे उतारना पड़ता है। अटलांटिक छोर से जहाज नहर में प्रवेश करता है तो पीछे का पहला लॉक बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पानी भरकर नहर का स्तर ऊपर उठाया जाता है, जो आप इस एनिमेशन के जरिए देख सकते हैं। जैसे ही जहाज इस नहर में आया, पीछे का लॉक बंद हुआ, आगे का और जहाज का जो स्तर है वो उठा, पानी का स्तर उठने की वजह से। फिर इसके बाद जो अगला लॉक है उसको खोला गया, पानी जब बराबर हुआ और फिर जहाज अगले लॉक को खोलकर आगे बढ़ा। इसी तरह से फिर ये लॉक भी बंद हुआ। फिर इसके बाद जो उसका अगला लॉक है, दोनों का जो पानी का तल है उसको बराबर किया गया, अगला लॉक खुला और जहाज फिर आगे बढ़ा। इस तरह से जहाज पानी के साथ ऊपर उठकर तीसरे लॉक से प्रवेश करता है और फिर जो है वो दूसरी ओर प्रशांत महासागर तक पहुंच जाता है। यानी अटलांटिक और प्रशांत महासागर की ऊंचाई में जो अंतर है उसे इस तरह से पाट दिया जाता है। 2 महासागरों को जोड़ने वाली पनामा नहर को बनाने का ख्याल वैसे 15वीं शताब्दी का था, लेकिन इसे बनाने की पहली कोशिश फ्रांस ने की। मिस्र में स्वेज नहर को बनाने वाले बिल्डर काउंट फर्डिनेंड डे लेसिप्स को फ्रांस ने काम दिया। 1880 में काम हुआ, लेकिन तकनीकी और आर्थिक दिक्कतों के कारण इसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। 1903 में जब अमेरिका की एक कंपनी ने इस पर काम तेज किया तो 50 देशों के 40,000 से ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाया गया। इस इलाके में येलो फीवर और मलेरिया काफी फैले हुए थे, जिस वजह से कई मजदूरों की मौत हुई। फिर भी दिन रात काम हुआ और 1914 तक इस नहर को तैयार कर दिया गया। ये नहर रणनीतिक तौर पर काफी अहम है और यही वजह है कि इसे लेकर अमेरिका, चीन और दुनिया के तमाम बड़े देशों के बीच रस्साकशी चल रही है। तो ये हमने बताया पनामा नहर क्यों अहम है और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर क्यों जिद पर अड़े हुए हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पनामा नहर को लेकर बयान सुर्खियों में है। इसी बहाने बात कर लेते हैं दुनिया की 5 बड़ी और ऐतिहासिक नहरों की। वैसे तो दुनिया भर में सैकड़ों हजारों नहरें हैं, लेकिन कुछ नहरें बहुत खास हैं। इसमें स्वेज या पनामा नहर का नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना है सुर्खियों में, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नहर चीन में है। यह है ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना, जो बीजिंग को हांगझाऊ से जोड़ती है। 1776 किलोमीटर लंबी ये नहर यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। उसकी वजह यह है कि इसे 330 साल ईसा पूर्व से बनाया जाना शुरू हुआ और ये चीन के 5 नदी घाटियों को आपस में जोड़ती है। इस नहर ने चीन के व्यापार, कृषि और सांस्कृतिक आदान प्रदान में अपने योगदान से चीन और उसके भूगोल को एक नई शक्ल दी। इसे औद्योगिक क्रांति से पहले दुनिया का सबसे व्यापक सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम माना जाता है। दूसरे स्थान पर आती है स्वेज नहर, मिस्र की स्वेज नहर। 193 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये नहर 1869 में बनकर तैयार हुई। मिस्र से होकर गुजरती हुई स्वेज नहर भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। स्वेज नहर के बनने से पहले यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग से जाना बहुत लंबा होता था और तब अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जहाज़ गुजरते थे, लेकिन इस नहर के बनते ही यूरोप और एशिया सीधे जुड़ गए। इसी वजह से ये नहर दुनिया में सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। ये नहर मिस्र की मुख्य भूमि को उसके सिनाई पेनिनसुला से अलग करती है। तीसरे स्थान पर है पनामा नहर, जो 1914 में बनी। पनामा ने अपनी इस नहर को बनाने और उसे ऑपरेट और सुरक्षा देने का काम अमेरिका को दिया। 1999 से ये नहर फिर पनामा के हाथ में है। ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और दुनिया का 5% समुद्री व्यापार इसी नहर के जरिए होता है। अमेरिका की ईरी कैनाल भी दुनिया की खास नहरों में से एक है। अमेरिका के ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली ये नहर 584 किलोमीटर लंबी है और ऑल्बनी से बफेलो तक जाती है। 1817 से 1825 के बीच बनी इस नहर ने अमेरिका के सामाजिक आर्थिक बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका के मिडवेस्ट का आर्थिक विकास इस पर निर्भर रहा। इसके जरिए कम लागत में कुदरती संसाधनों को अमेरिका के दूसरे राज्यों तक पहुंचाया गया। अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क की आर्थिक ताकत और औद्योगिकरण के पीछे इस नहर का बड़ा हाथ रहा। एक और ऐतिहासिक और बड़ी नहर है तुर्कमेनिस्तान की कराकुम कैनाल। जब तुर्कमेनिस्तान तत्कालीन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, तब इस नहर का निर्माण हुआ। 1954 में यह नहर बननी शुरू हुई और 1988 में इस पर काम पूरा हुआ। सोवियत संघ ने अमू दरिया नदी से पानी निकालने के लिए इस नहर का निर्माण किया था। बाद में इसे कैस्पियन सागर तक बढ़ा दिया गया। तुर्कमेनिस्तान की अर्थव्यवस्था को बदलने में इस नहर का बड़ा योगदान रहा है। तो ये दुनिया की वो कुछ नहरें हैं जिन्होंने दुनिया के जो नक्शा है उसको बदलने में, दुनिया की आर्थिकी को बदलने में, उसकी भूसामरिक स्थितियों को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। और आज भी कई अन्य नहरें इस तरह से बन रही हैं जो व्यापारिक जो पूरा का पूरा माहौल है उसको पूरी तरह से बदल सकती हैं। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।